हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शाम को 5 बजे हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम आपको HPAS CSET की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आज का जो क्लास होने वाला है इसमें भी मैं आपको कुछ MCQ करवाऊंगा, जिसमें मैथ में जो आपके 2019 में सवाल पूछे गए थे CSET में वो सारे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या बोला गया है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ द अमंग 3 रेज टू पावर 50 है, 4 रेज टू पावर 40, 5 रेज टू पावर 30 एंड 6 रेज टू पावर 20 है। इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है? तो ये पहला सवाल था। तो कैसे करेंगे हम इस सवाल को? देखो मैं ऐसा करता हूं, लिख लेता हूं पहले एक बार। 3 रेज टू पावर 50, 4 रेज टू पावर 40, 5 रेज टू पावर 30 और 6 रेज टू पावर 20 है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है या कौन सा छोटा नंबर है, या पूछ लेता है सेकंड हाईएस्ट नंबर, या फिर आपसे पूछ लेगा वो कि सेकंड लीस्ट नंबर बताइए कौन सा होगा, तो उस केस में आपकी जो कोशिश रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि आप पावर्स को किसी तरीके से सेम कर लो। ठीक है, तो यहां पे मुझे पावर्स को सेम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? अब देखो ये सारी की सारी पावर्स जो है ये 10 का मल्टीपल है कि नहीं? देखो 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, तो ये सारी पावर्स हमारे पास 10 का मल्टीपल है, एक नंबर का मल्टीपल है। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से लिखूंगा 3 की पावर 5 और उसकी पावर 10, क्योंकि 10 गुना 5 50 होता है ना। 4 की पावर 4 और उसकी पावर 10, फिर मैं लिखूंगा 5 की पावर 3 और उसकी पावर 10, और यहां पे मैंने लिख दिया 6 की पावर 2 और उसकी पावर 10। क्या मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मुझे पावर को सेम करना है तो उसके लिए मैंने क्या किया, पावर्स को ब्रेक किया। तो ब्रेक मैंने इस तरीके से किया है कि जो पावर्स आ रही है मेरे पास, रिजल्टेंट जो पावर्स बनेगी वो सेम हो, है ना। यही कोशिश रखनी है कि पावर सेम होनी चाहिए। तो जब आपकी पावर्स बच्चे सेम हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे, देखो इसको सॉल्व कर लो ब्रैकेट को। 3 की पावर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है हमारे पास 243, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। इस तरीके से 3 की पावर 5 क्या होता है 243। 4 की पावर 4 की अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारे पास 256। 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 होता है 64, 64 गुना 4 होता है 256। ठीक है, 5 की पावर 3 होता है 125 और 6 की पावर 2 होता है हमारे पास 36। तो मैंने अंदर वाली वैल्यूज को क्या कर दिया, सोल्व कर लिया यहाँ पे। तो जब मैं इनको सोल्व कर लूंगा तो सोल्व करने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आपसे हाईएस्ट नंबर पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा 4 की पावर 40। ये 256 है ना, तो ये कब आया था 4 की पावर 40 करके। इसका आंसर तो ये ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बताओ लीस्ट नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा सबसे, तो फिर आपका आंसर क्या आना था 6 की पावर 20। ये सबसे छोटा नंबर हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से सवाल जो है ये सॉल्व होते हैं। तो आई होप ये सवाल आप सभी को समझ आ गए होंगे, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो कितना अच्छा सवाल है ये भी। आपको बोला गया है कि रूट ऑफ 5329 इज इक्वल टू 73, जो कि बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ क्या वैल्यू रही होगी रूट ऑफ 5329, ठीक है, प्लस रूट ऑफ 53.29, फिर प्लस रूट ऑफ 0.5329। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास रूट ऑफ 0.005329, फिर आ गया हमारे पास रूट ऑफ 0.00005329। तो मुश्किल थोड़ी है, आसान है। ये देखो समझना कैसे है कि पॉइंट के बाद अगर मान लो हमारे पास 2 डिजिट हो तो जब आप रूट सोल्व करोगे तो एक डिजिट पॉइंट के बाहर आएगा। ठीक है, पॉइंट के राइट साइड पे अगर 2 डिजिट है रूट के अंदर तो जब बाहर निकालोगे तो 1 रह जाएगा। अगर 4 डिजिट होंगे तो 2 रह जाएंगे, 6 होंगे तो 3 रह जाएंगे, इस तरीके से। अब देखो इन सब का जो आंसर होगा वो 73 होने वाला है। इसका 73 होगा, इसका भी 73 होगा, बट 7.3 इस तरीके से होगा, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो आपने 1 डिजिट पॉइंट के आगे लिखना है। यहां पे पॉइंट के आगे 4 डिजिट है, आपने 2 लिखने हैं तो ऐसे हो जाएगा 0.73। ठीक है, यहां पे पॉइंट के आगे 6 डिजिट है तो आपने 2 लिखने हैं, 3 लिखने हैं, इस तरीके से आएगा 0.073, सॉरी। ठीक है, और यहां पे देखो कितने डिजिट, 8 डिजिट आ गए हैं 5329, तो आप क्या लिखोगे 0.0073। तो ये रहेगा हमारे पास। तो मुझे क्या करना है, इन सबको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे,
ऐड करेंगे सबको, 3 का 3 रहेगा, 7 3 10, 0 1। अब यहाँ पे देखो 7 और 3 क्या हो गया, 10 और 1 11, 1, 7 3 10 और 1 11 1, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 और 3 10 और 1 11 1, और यहाँ पे 8। तो आंसर रहेगा 81.1103, 81.1103, यही हमारे सवाल का जवाब। समझ गए ना सेकंड क्वेश्चन? ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखो, अब ये भी अच्छा सवाल है हमारे पास। अब इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा बहुत अच्छा सा, ठीक है। और अगर पेपर में इस तरीके का दोबारा सवाल आता है या फिर थोड़ा सा अलग करके भी आता है तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं क्या करता हूँ, √7 माइनस √5 ले रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर पेपर में, ठीक है। बस आपको ऐसे ही थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो बच्चे मैं क्या करूंगा, इसकी रैशनलाइजेशन करूंगा, इसका रिवर्स करके इसकी रैशनलाइजेशन करूंगा। आती है ना हम सभी को करने, रिवर्स करके क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करते हैं रैशनलाइजेशन, जैसे 1 बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √7 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस 5 प्लस √7 प्लस 5, है ना। तो नीचे क्या रहेगा हमारे पास, 7 माइनस 2 रहेगा। अगर आपको ध्यान हो तो दिख रहा है यहाँ पे क्या है, मैंने इसको पहले रिवर्स करा है, ये याद रखना, 1 बाय करा है। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 और ऊपर क्या रह जाएगा, √7 प्लस √5, यही रहेगा ना। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, मैं क्या लिख सकता हूं, 2 बाय √7 प्लस √5, ये आ गया। उसी प्रकार से अगर मैं दूसरा नंबर एक सोल्व करूं, 1 बाय √5 माइनस √3, मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेसिप्रोकल लेके चल रहा हूं, बाद में फिर से घुमा दूंगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, √5 प्लस 3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, √5 प्लस 3। तो ये नीचे 2 आ जाएगा, a² माइनस b² ऊपर क्या रहेगा, √5 प्लस √3। तो इसको उल्टा करके लिखोगे तो इतना आ जाएगा। ये मैं आगे पीछे लिख दिया, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, कंपैरिजन करके देखो, न्यूमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा कि नहीं, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर सेम है। ये देखो 3/2 और 3/1 में से बड़ा कौन होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला होगा। मतलब ये वाला नंबर इन दोनों में से क्या है, बड़ा है। तो आपने सिंपली क्या देखना है, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपने सिंपली क्या देखना है बच्चे, जब भी कभी ऐसा नंबर हमारे पास आ जाए, √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 और √11 माइनस √9, आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। अगर तो माइनस का साइन है, अगर इनमें माइनस का साइन है तो उस केस में जो सबसे छोटा नंबर होगा, ये इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यूज वाला नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो जिनकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जहां जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। बट सवाल ये बनता है यहाँ पे कि अगर मान लो माइनस की जगह पे प्लस होता तो क्या करते, भाई बन सकता है ना, माइनस की जगह अगर प्लस होता तो क्या होता। अगर माइनस की जगह यहाँ पे प्लस होता, अगर इन दोनों का ही कंपैरिजन करूं मैं इस तरीके से, तो ये वाला नंबर स्मॉल है, फिर क्या होता, कम वाला छोटा और बड़े वाला बड़ा। समझ गए ना, प्लस है तो जो नंबर बड़े हैं वो वही आंसर है। अगर छोटे छोटे के केस की बात करें तो अगर माइनस है तो वो क्या होगा, जो नंबर छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, जो नंबर बड़े हैं वो सबसे छोटा होगा उनका। इस तरीके से चलेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, जो कि ऑलमोस्ट सेम होता है हर बार, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सवाल ही ऐसे ही बनता है ये वाला। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है ये भी देखो, कितना अच्छा सवाल। आपको क्या बोल दिया गया है कि √7 7 7 7, अब ये खत्म नहीं हुआ कहीं भी, आपको बोला गया है कि बताइए कितनी वैल्यू रहेगी y की, ठीक है। अब देखो इस पूरे को देखो, ये सॉल्व कैसे होता है कि देखो, अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, अभी इसको मैं छोड़ देता हूं, इस पूरे को मैं क्या करता हूं, x मान लेता हूं,
इस पूरे को अगर मैं x मान लेता हूं, तो देखो बच्चे अगर मैं सिर्फ ये वाला नंबर देखो, ये वाला, तो ये भी पूरे x के बराबर होगा, क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं हुआ ना, इनफिनाइट तक चला गया। तो अगर मैं एक को छोड़ भी देता हूं तब भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा बचा हुआ नंबर भी x होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू √7x, x इज इक्वल टू √7x, यही लिखूंगा ना। तो यहां से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x हो जाएगा। यहां से x कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी। समझ गए ना बात को। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो उसने इसके राइट साइड में गिवन है 343 की पावर y-1, ये जो आपको गिवन है बच्चे यहाँ पे, इसका रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। इसका रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। तो भाई कैसे करेंगे अब इसको सोल्व। अब मुद्दा यह है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो भाई ये जो 373 होता है ना, ये क्या होता है हमारे पास, पावर 3 होती है 7 की। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 7 की पावर 3 और उसकी पावर है y-1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3y-3 हो जाएगा। तो 3y-3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से चलेगा भाई, 3y-3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को कंपेयर किया मैंने। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, y की वैल्यू 4/3। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये 4 हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा, सी की वैल्यू 4/3। क्लियर है। वैसे आप ये याद रखो, जब भी कोई चीज इन्फिनाइट तक जाती है तो आंसर जो भी नंबर लिखा होगा वही रहेगा, तो ये आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। डायरेक्ट पुट करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये डिविजिबिलिटी रूल का सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि 7 3 8 a 6 a। अब ये हो रहा है जी 11 से पूरा डिवाइड, तो बताओ a कितना। 11 से पूरा डिवाइड हुआ है और आपसे क्या पूछा गया है कि a की वैल्यू कितनी है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, देखो a का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है अल्टरनेट नंबर्स का, जैसे 7 8 15 और 6 21, इसका डिफरेंस देखेंगे इसके साथ। ये डिफरेंस जहां तो होना चाहिए हमारे पास 11 या फिर होना चाहिए 0। जहां तो होना चाहिए 11 या फिर क्या होना चाहिए 0। अब देखो इसको अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, मैं जहां तो क्या करूंगा, इस पूरे को 21 बना सकता हूं। कैसे कि इसमें भी 9 पुट कर दो, इसमें भी 9 पुट कर दो, 9 तो 9 और 18 और 3 21। एक तो ये ऑप्शन बनेगी। यहां मैं क्या करूंगा, 11 बना सकता हूं, जहां पे भी 4 पुट कर सकता हूं, यहां पे भी 4 पुट कर सकता हूं। 4 और 4 8 और 3 11, सॉरी ये नहीं, दूसरी ऑप्शन खैर बनेगी नहीं। या फिर मैं यहाँ पे जहां तो मुझे यहाँ पे 21 बनाना था या फिर 10 बनाना था, 10 नहीं बन सकता ना, सेम नंबर्स को ऐड करके +3 करके 10 कभी नहीं आएगा। तो 9 9 ए की ऑप्शन बनती है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा हमारे पास, हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, दूसरी ऑप्शन एक्चुअली बनी नहीं रही थी। अगर मुझे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना था तो यहाँ पे मुझे या तो 21 चाहिए या फिर क्या चाहिए 10 चाहिए। 10 नहीं बन सकता है, इसलिए हमने क्या किया 21 बना लिया 9 9 ऐड करके। तो ए की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 9 रहेगी। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। आपको क्या बोला गया है, वॉकिंग एट 3 किलोमीटर/आवर, पिंटू रीच्ड हिज स्कूल 5 मिनट्स लेट। इफ ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर/आवर ही विल बी 5 मिनट्स अर्ली। अगर 3 की स्पीड से जाए तो 5 मिनट लेट, 4 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट जल्दी। आपसे पूछा गया है डिस्टेंस क्या रहा होगा उसके स्कूल का उसके ऑफिस से। तो बेसिकली ये जो टाइप है ये है हमारे पास अर्ली लेट कंसेप्ट। अर्ली लेट कंसेप्ट जो कि हम टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में इसको। ठीक है, तो होता क्या है ये कि जब भी कभी कोई जल्दी या लेट पहुंच रहा हो तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है वो रहता है जी दोनों स्पीड्स का प्रोडक्ट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ टाइम। ये होता है जी फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है ये हम क्लासेस में समझेंगे जब हम टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे। अभी बस आप आंसर देखिए कैसे निकलेगा। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी कि 3 × 4, डिफरेंस ऑफ स्पीड 1 का होगा। देखो एक स्पीड कितनी है 3 है और एक कितनी थी 4 है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ स्पीड 1 हो गया। टाइम के डिफरेंस की बात करें तो पहले वो 5 मिनट लेट था। मान लो आपकी क्लास शुरू होती है शाम को 5 बजे, तो 5 मिनट लेट है तो 5:05 पे पहुंचेगा ना। और अगर 5 मिनट जल्दी है दूसरी बार तो वो 4:55 पे पहुंच जाएगा। 5 मिनट जल्दी है 4:55 पे पहुंचेगा, तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है 10 मिनट का।
तो इस 10 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 6 से डिवाइड जरूर कर देना, 60 से। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो क्योंकि स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ पे 0 से 0 खत्म हो चुका है, 4 तिया 12 और 6 गुना 2 क्या होता है 12। आंसर कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है जी, आंसर कितना आएगा हमारे पास 2 किलोमीटर आएगा। आई होप ये सवाल भी आपको समझ आ गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। आपसे क्या बोला गया था कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताइए क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से था, मान लो x है अपॉन 576 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 256 ओवर x। तो ये क्या बना था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 इंटू 576। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो रूट करना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 16 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 576 होता है 24 का स्क्वायर। तो बस आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर निकल आएगा। एक ही ऑप्शन थी 384 जो कि सवाल का क्या होगा, जवाब होगा 384 रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। 16 गुना 20 किया है मैंने, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 384। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये भी। आपसे पूछा गया है 2 की रिजल्टेंट पावर कितनी रहेगी अगर मैं 8 की पावर 1.8 गुना 4 की पावर 2.7 गुना 2 की पावर 3.3 को गुणा कर देता हूं इस तरीके से, तो 2 की कितनी पावर रहेगी। तो इसमें क्या होता है बच्चे, हमने बेस को पहले सेम करना होता है। कैसे करेंगे, 1 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 3 ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 की पावर को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे ये सेम ही है, इज इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब बेस जब सेम होता है, जब हमारा बच्चे बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो। मल्टीप्लाई के केस में पावर्स ऐड हो रही है और जब हम करते हैं डिवाइड तो पावर्स क्या हो जाती है माइनस। ये इसलिए बता रहा हूं कि कल को आपको पेपर में सवाल आया और डिवीजन का साइन है बीच में, तो फिर आपने माइनस करना है, फिर आपने प्लस नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, ये 3.3 हो जाएगा प्लस ये 5.4 हो जाएगा प्लस ये 3.3 हो जाएगा। बस आप ऐड करो, आपकी पावर निकल आएगी। मैंने बेस को छोड़ दिया, बस पावर उठाई है, तो बस इनको आपने क्या करना है ऐड करना है सिंपली। तो 3 और 3 6.6 और 0.4 7 और 5 12, इतना सम बन रहा है अकॉर्डिंग टू मी। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो भी कितना होगा हमारे पास। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अब ये सवाल है परसेंटेज। ठीक है, ये सवाल है परसेंटेज का और ये सवाल क्लासेस में हमने करवाया हुआ है। अगर आपने मुझसे सी सेट की तैयारी करी हुई है तो ये सवाल हमने क्लास में डिस्कस किया होगा इस तरीके का। क्या लिखा हुआ है कि न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 800% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 300%। मतलब न्यूमिनेटर को भी इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज किया, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितनी बनती है 9/7। बाद में फ्रैक्शन क्या हो जाती है 9/7। आपसे पूछा गया है ओरिजिनली फ्रैक्शन कितने थे। तो बच्चे इसमें एक चीज समझने वाली होती है कि अगर आपका न्यूमिनेटर 800% से इंक्रीज हो रहा है, इट मींस वो कितना हो गया होगा 900%। कितना हो गया होगा 900%। ऐसे ही अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, अगर वो इंक्रीज हुआ है बाय 300%, तो 300% जब इंक्रीज होगा तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 400%। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि देखो कोई भी चीज है वो पहले से ही 100% रही होगी। 100% तो हर कोई चीज होती है, तो उसमें अगर आप 800% इंक्रीज करोगे तो वो 900 हो जाएगा। अगर मान लो किसी में 300% इंक्रीज करोगे तो वो 400 हो जाएगा। 100 तो वो पहले से ही था ना। तो यहाँ पे n अपॉन डी इनिशियल फ्रैक्शन की हमने वैल्यू निकालनी है। जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर लो। n अपॉन डी कितना होगा हमारे पास 4 ऊपर चला जाएगा 4/7। तो ये आई थिंक पहली ऑप्शन में ही अवेलेबल है 4/7। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। इसमें आई थिंक आपको कोई भी टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी, ये समझ आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि बाय हाउ मच इज 3/5 ऑफ 735, बाय हाउ मच इज 3/5 ऑफ 735 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 660। ठीक है, कि कितना ग्रेटर है, हाउ मच कितना ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 3/5 निकालू
735 का, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं क्या करूंगा, 2/3 निकाल लूंगा 633 का, तो ये कितना बनेगा 211, यानी कि 422 422 आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 14×5 = 7, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3441। बस बाकी माइनस करेंगे और क्या है, बाकी हम माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 19। 19 क्या रहेगा इस सवाल का जवाब रहेगा। इसका 3/5 निकाल दिया, इसका हमने 2/3 निकाल दिया, तो रिजल्ट जो भी रहेगा वो हमारे सवाल का जवाब। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी, जहां तक आई होप आप सभी को सारे सवाल समझ आए होंगे। अब ये कुछ सवाल थे जो थे हमारे डेटा सफिशिएंसी के, इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि सवाल निकल सकता है या नहीं, या फिर किस स्टेटमेंट से ये सवाल जो है वो निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको बोला गया है P/Q बताओ कितना है, दो स्टेटमेंट है, आपने निकालना नहीं है, आपने सिर्फ बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट से P/Q जो है वो निकाला जा सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 3 + 2Q है, तो रेशो में हमने पढ़ा है कि जब भी कोई दो वैल्यूज बराबर हो तो रेशो रेसिप्रोकल होता है। तो पहली स्टेटमेंट से तो P/Q निकाला जा सकता है, पहली स्टेटमेंट से P/Q निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट की बात करूं तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, 2P + Q = 6। अब देखो 2P + Q = 6 है। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि देखो जब एक इक्वेशन में, समझना इन फ्यूचर आपके काम आएगी, एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल होते हैं जैसे P और Q, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कभी नहीं निकाले जा सकते। दो वेरिएबल निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगी, जिसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो इक्वेशंस होती हैं, तीन वेरिएबल्स को निकालने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से तो P/Q नहीं निकलेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है कि सिर्फ जो पहली स्टेटमेंट है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इफ यू गेट द आंसर फ्रॉम द वन अलोन बट नॉट फ्रॉम द सेकंड, यही क्या रहेगा इस सवाल का जवाब रहेगा, यही जो है वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें क्या बोला गया है कि n² - 10n + 9 = 0, और सेकंड स्टेटमेंट है 1/6 ग्रेटर देन 1/n - 1 ग्रेटर देन 1/9। आपसे बोला गया है कि n की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब मैं पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहली स्टेटमेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें दो वैल्यूज आती है, दो वैल्यूज आती है इसमें, n की वैल्यू दो आएंगी, तो n की वैल्यू जो दो आएंगी वो तो पॉसिबिलिटी है, मुझे एक वैल्यू चाहिए होगी, तो पहली स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा, बट मुझे n की वैल्यू निकाल के देखनी है, क्या बनेगी यहाँ पे, इस तरीके से आएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी एक तो 9 और एक आ जाएगी 1, n की वैल्यू जहां तो 9 रहेगी या फिर क्या रहेगी 1 रहेगी। अब देखो दो इक्वेशंस है ना, मुझे तो एक वैल्यू चाहिए होगी, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, पहली कंडीशन से n की प्रॉपर वैल्यू नहीं आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है। दूसरी क्या है, कह रहा है कि 1/6 इज ग्रेटर देन 1/n - 1 ग्रेटर देन 1/9। अब बच्चे आप खुद बताओ मुझे, अगर यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूं, n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो 1/0 बन जाएगा, और 1/0 क्या होता है, इनफिनाइट होता है, सबसे ज्यादा होगा वो तो ये तो 1 तो हम यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, तो अगर मैं यहाँ पे 9 पुट करता हूं तो कितना बन जाएगा हमारे पास 8, तो 1/8 जो है वो 1/6 से छोटा है, 1/9 से बड़ा है, तो ये तो सही हो गया ना हमारे पास। तो दोनों की दोनों जो हमारी इक्वेशंस हैं, अगर दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, दोनों की दोनों इक्वेशंस को अगर मिला दिया जाए तो हमारे सवाल का जवाब जो है वो निकल सकता है, फिर हमारे सवाल का जवाब जो है वो निकल सकता है। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल आप करोगे, ये वाला मुझे आपने बताना है कि जो इंटीजर n है वो कौन सा इंटीजर होगा, ठीक है, कि 10 100n इज अ 4 डिजिट नंबर, n² इज अ 4 डिजिट नंबर। आपने इन चारों में से कोई एक आंसर बताना है। मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी आंसर जरूर करें। बाकी मैथ के जितने भी सवाल पूछे गए थे 2019 का जो सीसेट का पेपर था एचपीएस का, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस प्लस जो आने वाले एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।
6 डेज अ वीक हमारी क्लासेस रहती हैं। 2 क्लासेस आपको इंग्लिश की मिलेंगी, 2 रीजनिंग की और 2 मैथ की। शाम को 5 बजे क्लासेस रहेंगी। ज्यादातर ये क्लासेस आपको लाइव देखने को मिलेंगी, कुछ दिन 1 या 2 दिन आपको ये क्लासेस रिकॉर्डेड देखने को मिल जाएंगी, बट डेली बेसिस पे आपको ये क्लासेस मिलेंगी। तो इसको आपने जरूर देखना है, सी सेट को लाइटली किसी ने भी नहीं लेना है। तो इसी के साथ आज की क्लास जो है वो मैं खत्म कर रहा हूं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए स्टूडेंट हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सी सेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, एचपीएस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।